चलो अगला टॉपिक देखो, डिविडेंड। डिविडेंड प्रॉफिट में से जो पोर्शन डिविडेंड बांटने के लिए अलग से निकाल दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और उस डिविजिबल प्रॉफिट में से जो पोर्शन को बांट दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड, द वर्ड डिविडेंड हैज गॉट इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिविडेंडम which means that which is to be divided. Thus, dividend is the part of divisible profit which is distributed among shareholders by way of dividend. ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट में से आप जब कुछ पोर्शन अलग निकाल दोगे तो डिविजिबल प्रॉफिट और डिविडेंड है। डिविजिबल प्रॉफिट में से आप कुछ पोर्शन अलग निकाल दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। ठीक है, तो प्रॉफिट में से क्या क्या हटाते हैं, डेप्रिसिएशन, टैक्स, इंटरेस्ट, तो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है। डिविजिबल प्रॉफिट में से आप रिटेन्ड अर्निंग बचा लेते हो तो जो बचा वो पोर्शन डिविडेंड बनता है। ठीक है, प्रॉफिट में से प्रोविजन फॉर टैक्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लोन, ये सब देना पड़ता है, तो जो बचेगा फिर उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट को और एक नाम दे सकते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। अरे भाई रेशियो एनालिसिस चैप्टर में पढ़ाया हो इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, उसमें जो पैसा बचा लेंगे रिटेन अर्निंग, जो बढ़ गया डिविडेंड। डिविडेंड, द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज मेड इन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। डिविडेंड का डिक्लेरेशन कहां करती है कंपनी, अपने एनुअल जनरल मीटिंग में। द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड टू द प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर्स एट फिक्स्ड रेट। जो प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनको डिविडेंड जो है वो एक फिक्स्ड रेट, परसेंटेज, नाम देखना आप लोग, प्रिफरेंस शेयर का नाम रहता है 9% प्रिफरेंस शेयर, 10% प्रिफरेंस शेयर, तो उनको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है, ना कम ना ज्यादा। लेकिन जो रेट ऑफ डिविडेंड जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है वो अनसर्टेन होता है, ज्यादा भी देंगे कम भी देंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता, और प्रेफरेंस वाले को पहले देंगे और इक्विटी वाले को बाद में देंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इन दिस रिगार्ड डायरेक्टर शुड टेक एडिक्वेट प्रिकॉशन, अदरवाइज गुडविल ऑफ द कंपनी में बी एडवर्सली अफेक्टेड। Therefore, the following points must be taken into consideration by the directors while determining dividend. Checking of profit, चेकिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को चेक करो प्रॉफिट सही निकला है कि नहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, किस रेट से डिविडेंड दे रहे हैं। वेरिफिकेशन ऑफ लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट मतलब कैश कितना है आपके पास, क्योंकि डिविडेंड देना है तो आपके पास उतना कैश होना चाहिए। कैश ही नहीं होगा तो डिविडेंड कैसे दोगे। आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों पढ़े हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े हो ना ताकि आपको कैश की पोजीशन पता चले। प्रॉफिट दिख रहा है 1 करोड़, कैश पड़ा है बैंक में 50 रुपया, तो डिविडेंड नहीं बांट सकते आप। वो कैश इन वो जो प्रॉफिट है वो कैश के फॉर्म में नहीं है तो डिविडेंड नहीं दे पाओगे, इसलिए लिक्विड एसेट्स का आपको जानकारी होना चाहिए। फॉरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर नीड्स, अब पूरा पैसा डिविडेंड में बांट दो, फ्यूचर को मत देखो कि हमको आगे चल के क्या करना है, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो डिविडेंड देने के पहले आप देख लो भैया हमको फ्यूचर में और कुछ काम तो नहीं करना है, अगर कोई जरूरत नहीं है पैसा खाली पड़ा है तो बांट दो। ठीक है, एडिक्वेसी ऑफ रिजर्व, डिविडेंड देने के पहले आप अपनी रिजर्व की एडिक्वेसी देख लो, एडिक्वेट है कि नहीं, एडिक्वेट मतलब सोचते ना पर्याप्त है कि नहीं, कम तो नहीं पड़ जाएगा बांटने के बाद। एट द टाइम ऑफ सरप्लस ऑफ द प्रॉफिट, इफ इन एनी ईयर द कंपनी अर्न विंडफॉल प्रॉफिट, विंडफॉल मतलब छप्पर फाड़ के प्रॉफिट अगर हुआ, इवन देन द कंपनी शुड नॉट पे डिविडेंड एट इन्फ्लेटेड रेट। कंपनी को अगर किसी साल में ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो उस केस में उस साल में कंपनी ज्यादा प्रॉफिट डिविडेंड में नहीं बांट सकती। रेदर सरप्लस प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज बोनस सो दैट द रेट ऑफ डिविडेंड कैन बी मेंटेन्ड। जो बोनस मतलब बोनस यहां पे बोल सकते हैं बोनस शेयर्स। अगर कंपनी को मान लो ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी को डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, बोनस बांटना चाहिए, बोनस शेयर्स बांटना चाहिए, ताकि डिविडेंड का जो रेट है वो मेंटेन्ड रहे। ठीक है, टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो रूल्स और रेगुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन उसको फॉलो करना पड़ेगा। टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट के
जो प्रोविजन है उसको। अच्छा, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। ये रूल्स और रेगुलेशन कंपनी के कहां लिखे रहते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मतलब कंपनी को उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना पड़ेगा और कंपनी के को कंपनी एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे? डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मीनिंग ऑफ डिविडेंड। द टर्म डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब डिविडेंड दो टाइप का होता है, एक होता है फाइनल डिविडेंड और दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड। जो साल के आखिरी में एजीएम में डिक्लेयर करते हैं उसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, और साल के बीच में कोई भी डिविडेंड कंपनी को लग रहा है बांट दो अभी, तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। द टर्म इंटरिम डिविडेंड मींस डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। मतलब एक एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरी जनरल मीटिंग के बीच में, मतलब साल के बीच में अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो उसको बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड। लेकिन जो डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होगा उसको फाइनल डिविडेंड बोलेंगे। प्रोसीजर। द कंपनी कैन पे डिविडेंड प्रोपोर्शनेटली। द कंपनी कैन पे डिविडेंड प्रोपोर्शनेटली, दैट इज इन द प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर व्हेन ऑल शेयर्स आर नॉट यूनिफॉर्मली पेड अप, दैट इज प्रो राटा बेसिस। मान लो कंपनी के पास दो वैल्यू के शेयर है, एक 100 रुपए वाले भी शेयर है और 50 वाले भी शेयर है। तो कंपनी जब शेयर के ऊपर डिविडेंड बांटेगी ना, तो 100 वाले को 100 के हिसाब से देगी और 50 वाले को 50 के हिसाब से देगी। क्लियर है? प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट करेगी। तो प्रो राटा बेसिस पे डिविडेंड देने को ही क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनेटली देना। सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, मेन सोर्सेज ऑफ डिविडेंड आर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ऊपर पढ़े थे। प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, आफ्टर डेप्रिसिएशन वाला ही लेना है, या मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन परसुएशन विद गारंटी गिवन बाय इट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया डिविडेंड बांटने के लिए। ठीक है? हाँ, तो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब, हाँ तो डिविजिबल प्रॉफिट में से तो डिविडेंड बढ़ता है भाई, तो दोनों का सोर्स तो एक ही होगा। ट्रांसफर टू रिजर्व। अ कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड ऑफ एनी a company may before declaration of any dividend in any financial year transfer such percentage of its profit for the financial year as it may consider appropriate to the reserve of the company। मतलब retained earning की बात हो रही है। Declaration of dividend out of reserve due to inadequacy of profit in any financial year, any company propose to declare dividend out of the accumulated profit earned in previous year। करंट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन पिछले सालों का प्रॉफिट इकट्ठा पड़ा है, तो उसमें से डिविडेंड बांट सकती है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जैसे इनकम टैक्स एक्ट पढ़े थे ना अपन, अलग अलग एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट फिक्स्ड था, वैसे कंपनी एक्ट के शेड्यूल 2 में भी डेप्रिसिएशन का रेट फिक्स्ड है। तो डिविडेंड देने के पहले आपको प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, लेकिन उतना ही करना पड़ेगा जितना कंपनी एक्ट अलाउ करती है, ज्यादा डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर सकते। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड कंपनी पे करेगी तो कैसे पे करेगी? डिविडेंड पेड इन कैश, ठीक है, कैश में दे सकती है। हाउएवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय इशू ऑफ चेक और डिविडेंड वारंट और पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इज ऑल्सो परमिसिबल। बता रहा हूं, डिविडेंड एक तो चेक, आप आओ पैसा ले जाओ नकदी गिन के कैश में दे दी, आपको कंपनी ने चेक भेज दिया पोस्ट करके या चेक दे दी, आप अपने बैंक में जमा कराओ, डिविडेंड आपके खाते में। डिविडेंड वारंट मतलब होता है एक ऐसा कागज जो आपके पास है, आप उस कागज को लेकर जाओगे तो कंपनी आपको उसके बदले डिविडेंड का पैसा दे देगी, और आप उस डिविडेंड वारंट को उठा लो और दे दो किसी और को, तो वो अगर लेके जाएंगे तो उनको डिविडेंड मिल जाएगा। हाँ, कंपनी दे देगी डिविडेंड। और एक होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, आजकल यही चालू हो गया है। मेरा भी पैसा लगा है शेयर में, तो जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो मेरे खाते में आ जाता है पैसा। ठीक है, उसके बाद हाउएवर इशू ऑफ बोनस शेयर और पेमेंट ऑफ बोनस शेयर कॉल बाय कैपिटलाइजिंग प्रॉफिट, और मतलब डिविडेंड कैसे बांट सकती कंपनी को? अगर मान लो डिविडेंड नहीं बांटना है तो कंपनी डिविडेंड के बदले क्या कर सकती है? बोनस शेयर के फॉर्म में। मेरे पास है ना एक समय में विप्रो लिमिटेड, जानते हो कंपनी? विप्रो लिमिटेड के 75 शेयर्स थे,
कोविड के टाइम की बात है, कोविड के पहले की बात है। विप्रो लिमिटेड के कितने शेयर थे? 75। कंपनी ने 1:3 का बोनस शेयर घोषित किया, डिविडेंड नहीं दी, बोनस शेयर दे दी। 1:3 मतलब हर 3 शेयर के बदले मेरे को कितना शेयर मिलेगा? 1 शेयर मिलेगा। मतलब 75 शेयर का डिवाइड बाय 3 करो तो कितना होता है? 25। तो मेरे अकाउंट में जैसे ही एक्स डेट आया, ठीक है, तो 75 प्लस 25 कितने शेयर हो गए मेरे अकाउंट में? 100 शेयर हो गए। तो ऐसे कंपनी क्या करती है? बोनस शेयर देती है, मतलब नंबर ऑफ शेयर के उसको कुछ रेशियो में दे देती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखो जो शेयर होल्डर्स लोग होते हैं ना, उनको शेयर, आजकल के जो इन्वेस्टर्स है और ट्रेडर्स है ना, वो जुआ खेलते हैं शेयर से रिलेटेड। क्या क्या जुआ खेलते हैं कि शेयर का वैल्यू मान लो 200 रुपए है, 3-4 दिन के बाद ये 250 रुपए हो जाएगा या हफ्ते भर में, तो अब 50 रुपए का जो डिफरेंस है उसमें कमा लो, 1000 शेयर खरीद लो और बचा जो 50, तो आपका 50,000 रुपए का फायदा। तो ये जुआ है, जुआ, ये कमाई नहीं है शेयर की, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट स्पेक्यूलेशन है और इसमें हर आदमी बर्बाद हुआ है। आपको अगर शेयर से पैसा बनाना है तो सबसे पहला कंडीशन है आप शेयर में कोई मतलब किसी अच्छे कंपनी का शेयर सिलेक्ट करो, ठीक है, कि वो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, उसमें काम कर रहे लोग कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, हर चीज देखो उस कंपनी के बारे में। तब आप क्या करो, उस कंपनी के शेयर में पैसा डालो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा जरिया है जिससे शेयर मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। आप उठा के देख लो अभी तक का रिकॉर्ड कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, मतलब मैं 2008 में बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ता था, तो उस समय ना मार्केट एकदम गिर गया था, मतलब क्रैश हो गया था मार्केट, मंदी आई थी, बहुत बड़ी मंदी थी। तो उस समय मार्केट इतना गिर गया तो 2009 में, 8 के बाद 9 में मैंने ना डीमैट अकाउंट खुलवाया था। वही शेयर मार्केट का तभी मेरे को नॉलेज उस समय मिला था, मतलब नॉलेज मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि क्या होता है, कैसे होता है। फिर आज कौन सा है, 2024 चल रहा है, तो उस समय से लेकर अगर मैं आज तक देखता हूं तो मार्केट कहां का कहां पहुंच गया। तो मैं सोचता हूं अगर उस समय मैं 10,000 रुपए भी डाल देता तो आज वो पैसा नहीं मालूम कितना बन जाता कोई भी कंपनी में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देख के चलते हो तो शेयर मार्केट कभी भी नुकसानदायक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये सट्टा खेलने बैठ गए ना भाई, स्पेकुलेशन वगैरह कर रहे हो कि ये 50 रुपए, वो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन नुकसान भी हो जाएगा, मतलब जितना कमाया वो रिपोर्ट के लिए जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को, जुआ है ना भाई वो तो सीधा। ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं, बीच का मार्जिन ही तो कमाते हैं, हाँ, लेकिन उन लोग सट्टा, उनके उसको प्रोफेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग पूरा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जैसे हाथ की रेखा देख के ज्योतिषी लोग बता देते हैं कि भाई इसका क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो चार्ट्स को देखते हैं, उसके फ्लक्चुएशंस को, और उसमें अलग अलग पैटर्न बना रहता है, उस पैटर्न से एनालाइज करते हैं, क्योंकि वो पैटर्न क्या रिफ्लेक्ट करता है, लोगों की साइकोलॉजी। शेयर गिरा क्यों? सेलिंग आ गया होगा। शेयर बढ़ा क्यों? बाइंग आ गई होगी। ऐसे बहुत सारी साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट करती है उस चार्ट में। उसको समझ गए तो आप एक अच्छे ट्रेडर भी बन सकते हो। लोग हैं फुल टाइम ट्रेडर, काम करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग है ना हर लोगों को सूट नहीं करती है। तो मैं, अगर आपको शेयर होल्डर, अगर कंपनी के शेयर में पैसा लगाना है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाओ, बट सिक्योरिटीज आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ऐसा कुछ कुछ था ना, बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे आगे, डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अब क्या होता है, कंपनी को डिविडेंड बांटना रहता है ना, तो जितना पैसा डिविडेंड देना है कंपनी को, उतने पैसे को उठा के अलग रखेगी और एक अलग अकाउंट में जमा कराएगी। वही लिखा है, डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, फाइनल एज वेल इंटरिम, shall be deposited in a separate bank account within 5 days from the date of declaration। आज कंपनी ने डिक्लेयर किया तो आने वाले 5 दिन के अंदर वो उतना पैसा उठा के आप दूसरे अकाउंट में जमा करा दो, चाहे वो डिविडेंड फाइनल हो चाहे इंटरिम हो, ठीक है। एंड हैज टू बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, और 30 दिनों के अंदर उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। जैसे अभी मार्च आ रहा है, मार्च आने के बाद सारी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनलाइज करेगी, फिर थोड़े दिनों के बाद उनका ऑडिट हो जाएगा। ऑडिट होने के बाद उनके यहाँ एजीएम होगी। एजीएम में देखना बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, और डिविडेंड डिक्लेयर करेगी
तो उसका क्या मिलना है, वो जिस दिन डिक्लेयर करेगी उसके 5 दिन के अंदर वो पैसा जमा करा देगी खाते में, और 30 दिन के अंदर उसका फिर पेमेंट करना पड़ेगा सामने वाले को। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट रिमेनिंग अनपेड, क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने शेयर में पैसा लगा दिए, भूल गए हमारा शेयर में पैसा लगा है, या फिर जो अकाउंट कनेक्टेड है वो उसमें पैसा क्रेडिट नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारा ऐसा डिविडेंड आता है जो अनपेड रह जाता है, लोगों तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि कंपनी में 1-2 लोग नहीं होते पैसा लगाने वाले, लाखों हजारों करोड़ों लोग होते हैं। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन मेड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट रिमेनिंग अनपेड और अनक्लेम्ड, अनपेड मतलब कंपनी ने नहीं दिया है, और अनक्लेम्ड मतलब सामने वाले ने लिया नहीं है, for 30 days from the date of declaration has to be transferred to unpaid dividend account। कंपनी को एक और खाता खोलवा के रखना पड़ेगा, उसको बोलेंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट। The transfer shall be made within 7 days to a special account in any scheduled bank called unpaid dividend account। कोई भी scheduled बैंक में कंपनी जो है अपना अनपेड डिविडेंड के नाम से खाता खुलवा सकती है, और वो कितने दिन में ट्रांसफर होना चाहिए, जिस दिन से अनपेड है उस दिन से 7 दिन के अंदर। एनी अमाउंट ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी which remain unpaid for 7 years, 7 साल से अनपेड है, from the date of such transfer shall be transferred by the company to fund called investor education and protection fund। जैसे अपने यहाँ एक स्टूडेंट आता है, नाम नहीं बताऊंगा, उसके दादाजी ने कोई बहुत पुरानी कंपनी में शेयर आज से 25-30 साल पहले लेके रखा था, तो वो बच्चा आया मेरे को दिखाया, सर उस समय डीमैट अकाउंट होता नहीं था, तो इसका क्या करना है। मैं बोला देख भाई, पहले डीमैट नहीं है ना, ये मटेलाइज्ड है, तो इसको डीमटेलाइज करवा, तुम्हारा फोलियो नंबर होगा सीडीएसएल में, एनएसडीएल में, वो जाके चेक करवाओ, उसके बाद उसको है ना ट्रांसफर इन करवा लो अपने किसी ब्रोकर के अकाउंट में। वो करवाने के बाद वो देख रहा है कि उस समय सर लिए थे 10 रुपए में और अभी शेयर 250 का हो गया है, इतना फायदा हो गया। बोला देख यही फायदा नहीं है बेटा, कंपनी डिविडेंड भी दी होगी, वो भी जाके ना चेक करवाना कंपनी में कितना डिविडेंड मिला है 25 साल के अंदर। तो अभी, और वो कंपनी यहाँ की नहीं यूपी की है, तो अभी जाने वाला है, और ये अभी अभी रिसेंट का ही बात है। तो कंपनियां अगर 7 साल तक जो डिविडेंड अनपेड रहता है तो उसको एक अलग फंड में डाल देती है, तो कंपनी के लिए लाइबिलिटी रहती, कंपनी अंदर नहीं कर सकती उस पैसे को, उस पे फंड में ट्रांसफर कर देगी, उसको बोलेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो बंद हो रहा है तो फिर कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है, तो कंपनी क्या करेगी फिर, तो ये फंड में पड़े रहेगा पैसा। अब कंपनी लॉ में इस फंड का भी क्या करना है वो लिखा रहेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं करके हम उसकी बात नहीं कर रहे। पेनाल्टी फॉर नॉन पेमेंट, इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग प्रोविजन हैव बीन मेड। डायरेक्टर डिविडेंड नहीं देने के ऊपर पेनाल्टी क्या आएगी, तो डायरेक्टर के ऊपर क्या पेनाल्टी आएगी, कंपनी के ऊपर क्या पेनाल्टी आएगी। एवरी डायरेक्टर हु इज नोइंगली अ पार्ट ऑफ द डिफॉल्ट शैल बी लाइबल टू बी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल हो जाएगी उसको, फॉर 2 years and fine up to 1000 per day for each day of default and imprisonment for a period of 2 years। डायरेक्टर अगर जो इस डिफॉल्ट में इन्वॉल्व है जानबूझ करके, नोइंगली लिखा है ना, जानबूझ करके, तो उस डायरेक्टर को 2 साल की जेल हो सकती है, या फिर 1000 रुपया पर डे, जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा उतने दिन का फाइन देना पड़ सकता है, या फिर दोनों लग सकता है, या तो जेल या तो फाइन या फिर दोनों, तो डिपेंड करेगा डिफॉल्ट का मतलब इंटेंसिटी कितना है। कंपनी ये डायरेक्टर के ऊपर है ना लाइबिलिटी, और कंपनी के ऊपर क्या लाइबिलिटी है, द कंपनी शैल बी लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। जितने दिन तक का डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा उतने दिन तक का 18% पर एनम के हिसाब से उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना। कंपनी को अंदर कर सकती है क्या गवर्नमेंट, कंपनी को चला कौन है, डायरेक्टर, तो डायरेक्टर को जेल वेल की बात हो रही है, फाइन हो रही है, क्योंकि मेन तो गड़बड़ ही नहीं लोग किए होंगे, कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा अपने फंड में से। इफ द कंपनी डिलेज द ट्रांसफर ऑफ द अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इट शैल पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। पहला है डिविडेंड दी ही नहीं है, और दूसरा अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, अगर उसमें डिले करी तो 12% के हिसाब से ब्याज डालना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे करने जाती है ना कंपनी, तो कैसे पे करती है, सुनो ध्यान से मेरी बात, इसको है ना आप लोग अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन एक प्रोसेस बता रहा हूं। सबसे पहले कंपनी ने डिक्लेयर किया कि हम इतना डिविडेंड बांटेंगे, तो डिविडेंड कैसे बांटेंगे, ऐसे बड़ा सा टेबल लगाएंगे
इतना बड़ा गंजी रखेंगे, थोड़ा सा सूजी डालेंगे, घी डालेंगे, शक्कर डालेंगे, हलवा बनेगा। शेयर होल्डरों को लाइन से खड़े करा देंगे, आओ भाई दोनों पकड़ पकड़ के लोग। हलवा नहीं बट रहा है, डिविडेंड बट रहा है। तो कंपनी क्या करेगी, पहले तो डिक्लेयर करेगी एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड या जो भी इंटरिम डिविडेंड है वो। उसके बाद जितने शेयर होल्डर्स है सबकी लिस्ट बनाएगी। सबकी क्या बनाएगी, लिस्ट। और लिस्ट बनाने के बाद जो डिविडेंड वाला खाता में पैसा जमा कराई थी ना कंपनी ने, वो लिस्ट उस बैंक वाले को पकड़ा देगी। ये ले भाई, ये सब हमारे शेयर होल्डर है, ये सब इनका बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है, उनको ये पैसा ट्रांसफर करना है। सिंपल सी बात है ना, जैसे स्कूल में नौकरी करते हैं, कोई 100 टीचर है मान लो कि स्कूल में, तो क्या स्कूल का अकाउंटेंट एक एक टीचर के अकाउंट में अलग अलग सैलरी डालते हैं? नहीं, बैंक वाले को लिस्ट दे देता है और फंड उतना अवेलेबल करा देता है, और पूरा लिस्ट को ऐसे बैंक वाले एक बटन दबाता है, धड़ 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 सबके अकाउंट में सैलरी चली जाती है। तो करोड़ों लोगों के, यहाँ तो 100 लोगों की बात हुई स्कूल के टीचर की, मैं करोड़ों लोगों को डिविडेंड देना है तब की बात कर रहा हूँ। तो पूरा सॉफ्टवेयर के बेस पे काम होता है। तो कंपनी ने उतना फंड डाल दिया, बैंक वाले को लिस्ट पकड़ा दिए, बैंक वाला लिस्ट को अपलोड करेगा, एक्सेल शीट या जो भी फॉर्मेट रहता होगा, बटन दबा देता होगा, तुरंत सबके अकाउंट में धड़ 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 डिविडेंड चले जाता है। क्लियर है? लेकिन डिविडेंड को बांटने के पहले अब देखना है उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी तो नहीं आ रही है। आप लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़े थे ना, मैं बताया था कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन आए रहती डिपार्टमेंट से कि इसमें कुछ पैसा काटना है टैक्स वैक्स का। अगर टीडीएस वीडीएस काटना है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। जैसे किसी को डिविडेंड की अमाउंट, बड़ी अमाउंट जा रही है, तो उसके अकाउंट में से, उसके में डिविडेंड में से पहले से टीडीएस काटो, टीडीएस को काट के फिर डिपार्टमेंट में जमा करो, जो नेट अमाउंट होगी वही पे होगा सामने वाले को। तो ये भी इंस्ट्रक्शन देना रहता है कि किसके किसके अकाउंट में से टीडीएस कटेगा। तो यही सारी बातें लिखी हुई है। अब जो बंदा अकाउंट में नहीं चाह रहा है तो उसको डिविडेंड दो, जो बंदा कैश चाह रहा है तो उसको कैश दो, अब जिसको अकाउंट में चाहिए तो उसको अकाउंट में दो। ये अलग अलग चोचले करेंगे तो ये सब लिखा हुआ है उसमें। Following are the procedure for payment of dividend. List of dividend is prepared just after declaration, which include the statement of name of the shareholders, number of shareholders, amount payable as dividend, tax deducted at source. एक लिस्ट बनेगी, लिस्ट बनेगी डिविडेंड के डिक्लेयर होने के बाद कि शेयर होल्डर कौन कौन है, उनके नंबर कितने हैं, कितना अमाउंट देना है डिविडेंड का, टैक्स कितना काटना है उनके अमाउंट में, डिविडेंड के अमाउंट में से। ठीक है, उसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एंड टैक्स सो कलेक्टेड पेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो टैक्स डिडक्टेड है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फिर जमा भी करना पड़ेगा, कंपनी नहीं रखेगी उसको। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड इज सेंट टू कंसर्न्ड अथॉरिटी, सॉरी सेटलमेंट बोलते स्टेटमेंट। जो टीडीएस काटा है ना, काट के जमा किया है कंपनी ने, तो काटा है जमा किया तो उसका एक स्टेटमेंट निकलता है कि हमने इस आदमी का इतना टीडीएस काटा है और आपके अकाउंट में जमा कर दिया है, ये उसका स्टेटमेंट है। अरे भाई सीधी सी बात है यार, आप मेरे को फीस देते हो, मान लो आप मेरे अकाउंट में फीस डाल दिए तो मेरे को पता चल जाएगा कि किसने डाला है। जब तक आप मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे तब तक पता चलेगा क्या? वो तो एक ही जैसी अमाउंट मेरे अकाउंट में 40 बच्चा डाल रहा है रोज, तो मैं कैसे मानूंगा कि वो आपकी फीस है? आपने स्क्रीनशॉट भेजा। तो वही डिपार्टमेंट के अकाउंट में हजारों लोग पैसा डाल रहे हैं, तो कंपनी ने जमा तो कर दिया पैसा टीडीएस का काट के, लेकिन कंपनी को पता कैसे चलेगा? तो कंपनी बोलता डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा? कंपनी स्टेटमेंट फाइल करेगी कि भाई ये आदमी का इतना इतना काटे हैं, टोटल देखो आप चेक कर लेना आपके अकाउंट में इतना पैसा आया होगा करके। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद डिविडेंड वारंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड सेंट टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनको डिविडेंड वारंट से पे किया जाता है, तो उनके लिए नाम से डिविडेंड वारंट निकलेगा। ठीक है, अरेस्ट वारंट नहीं है ना, डिविडेंड वारंट है। इफ द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ एनी शेयर होल्डर हैज बीन चेंज इट शुड बी कंसीडर्ड। अगर किसी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का एड्रेस चेंज हो गया है तो उसको भी क्या करना है? कंसीडर करना है। प्रिपरेशन ऑफ चेक्स एंड अदर स्टेटमेंट्स। अब कंपनी क्या है, जिनको कैश नहीं दे रही है, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर रही है, तो उनका क्या करेगी? चेक बनाएगी, चेक से पेमेंट करेगी। ठीक है, उसके बाद आगे टू सेंड द लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स टू द कंपनी बिफोर 15 जून ऑफ एवरी ईयर। टू सेंड द लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स टू द कंपनी, टू सेंड द लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स टू द कंपनी बिफोर 15 जून ऑफ एवरी ईयर। मतलब कंपनी नहीं होगा यार, नहीं ये कुछ और है पॉइंट। हर साल के 15 जून के पहले
शेयर होल्डर की लिस्ट भेजनी पड़ती, कंपनी को भेज रही, कंपनी तो बना रही, अपने आप को थोड़ी भेजी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ये वाला पॉइंट है ना, आप लोग काट दो, छोड़ो, कंफ्यूजिंग है, काट दो। समझ में आया? अब डिविडेंड को पे करने की प्रोसेस अगर पूछ लेगा तो आप लोग आंसर लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? डिविडेंड एंड द ऑडिटर, अब ऑडिटर आ गया पिक्चर में। हमने तो अभी तक पढ़ा डिविडेंड क्या होता है, कैसे होता है। अब ऑडिटर ऑडिट करने गया तो कौन कौन सी चीजों को चेक करेगा, तो ऊपर जो जो घटनाएं हुई उनको ही सब ऑडिटर चेक करेगा, उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट से। पहले क्या करेगा? ऑडिटर हैज द फॉलोइंग ड्यूटी इन कनेक्शन विद द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ही शुड चेक द कंप्लायंस ऑफ द रिलेटेड प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। He should ensure dividend has been declared from the profit after providing depreciation in accordance with the provision of the company। मतलब ऊपर जो जो चीजें लिखी थी वही सारी चीजों को ऑडिटर चेक करेगा। ये आंसर याद करने वाला नहीं है, समझ के जाना है। ऊपर की चीजों को समझ गए मतलब इसका आंसर अपने मन से लिख सकते हो। He should check the provision of tax have been deducted, TDS काटना है तो उसका प्रोविजन देखेगा। He should see the provision of companies act relating to transfer of profit to reserve, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह चेक करेगा। He should see that any area of depreciation remaining, अगर कोई पुराना डेप्रिसिएशन एडजस्ट होने के लिए रह गया तो पहले एडजस्ट करो, उसके बाद डिविडेंड का पैसा देंगे, ठीक है। उसके बाद he should ensure that profit applied for declaration and payment of dividend are truly, मतलब जो भी क्या बोलते हैं, जो प्रॉफिट लगाया गया है डिविडेंड देने के लिए वो पूरा पूरा रिवेन्यू प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट नहीं है। If dividend has been declared out of reserve, it has to see that legal provision have been complied with. He should see that dividend has been paid in proportion to amount paid or credited as paid on shares. He should see that revenue losses have been written off from revenue profit. He should see that capital expenses have been deducted from capital gains. ये तो था ना उधर। He should check the computation of dividend payable to different shareholder by comparing the dividend list with register of members. If for payment of dividend a separate account has been opened in a bank, it has to be checked that correct amount of money has been transferred to the account from general account। ऊपर की सारी चीजों को अगर आप जानते हो तो वही सारी चीजें आपको यहां लिखनी है। अब यहां पर बोलता है डिविडेंड, क्या डिविडेंड की जो अमाउंट है वो कैपिटल में से बांट सकते हैं? क्या डिविडेंड की अमाउंट को कैपिटल में से बांट सकते हैं, ये पूछ रहा है। बस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, नो डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल एज इट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन सेक्शन 123 दैट डिविडेंड इज पेबल ओनली आउट ऑफ करंट प्रॉफिट और पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अराइव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। Therefore, if the memorandum of association or article of association even empower the company to declare dividend out of capital, such power become automatically invalid। कोई नियम देखो, कंपनी एक्ट के सेक्शन 123 में लिखा हुआ है कि कंपनी जो डिविडेंड बांटेगी तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से बांटेगी, पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से बांटेगी जो एक्यूमुलेट होकर रखा हुआ है, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है कि ये लो भाई प्रॉफिट बांट दो, उसमें से बांट सकती है, ठीक है। अगर एमओए या एओए में लिख के रखा है कंपनी ने कि हम कैपिटल में से भी बांट देंगे, तो भाई कंपनी एक्ट में तो लिखा है ना, तो आप एमओए को कंपनी एक्ट से ऊपर थोड़ी है एमओए एओए। कंपनी एक्ट में जो लिख दिया बात, मतलब वो एमओए, उसको एमओए में अगर उसके कोई कॉन्ट्रावेंशन में लिख दिया तो वो पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा। इफ डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ कैपिटल देन इट शैल मीन्स दैट कैपिटल इज बीइंग रिटर्न टू द शेयर होल्डर इन इलीगल मैनर। अगर डिविडेंड को कैपिटल में से बांटा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि कैपिटल को शेयर होल्डर्स को वापस किया जा रहा है इलीगल तरीके से। द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर दिस रेस्ट्रिक्शन। क्रेडिटर्स राइट ऑन कैपिटल, इट वुड बी इलीगल टू डिक्रीज द कैपिटल विदाउट कोर्ट परमिशन। एट द टाइम ऑफ, देखो पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, creditors right on capital at the time of liquidation or winding up of a company, creditors have priority right over the shareholders of the company for getting payments in case of need out of shareholders capital। that is why dividend cannot be paid out of capital to the shareholders। इसका मतलब यह है, सुनो, आप लोगों ने बीकॉम सेकेंड ईयर में लिक्विडेशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें क्या था कि
जब कंपनी बंद होती है ना, लिक्विडेशन होता है कंपनी का, तो पहला अधिकार कंपनी के क्रेडिटर्स का होता है उसके पैसे। क्रेडिटर्स को देने के बाद जो बचता है वो शेयर होल्डर को बच जाएगा। उसमें पूरा अपन पढ़े थे लिस्ट, 7-8 लोगों को पैसा देने के बाद जो आखिरी में बचता है वो जाता है शेयर होल्डर को। तो अगर भाई डिविडेंड कैपिटल में से दे रही है कंपनी, मतलब क्रेडिटर को पैसा नहीं गया, क्रेडिटर को पैसा नहीं गया, वो कौन उठा लिया? शेयर होल्डर। तो भैया उस पैसे पर पहला अधिकार किसका था? क्रेडिटर्स का था, और शेयर होल्डर पहले ले रहे हैं, मतलब गलत हो जा रहा है ना क्रेडिटर्स के साथ। तो कंपनी एक्ट का मतलब आप कंपनी एक्ट के अंदर जो नियम लिखा है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो। दूसरा, इट वुड बी इलीगल टू डिक्रीज द कैपिटल विदाउट कोर्ट परमिशन। द कंपनीज एक्ट 1960 अमेंडेड सेक्शन 66 प्रोवाइड्स दैट, कहीं पे भी सेक्शन वेक्शन लिखा है ना, लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। नो कंपनी कैन रिड्यूस इट्स कैपिटल विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। कोई भी कंपनी अपने कैपिटल को कम नहीं कर सकती बिना प्रायर अप्रूवल कोर्ट के। Therefore, distribution of dividend out of capital is illegal. Even if the article of association allows to distribute dividend out of capital, it will remain illegal. भले ही क्यों ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहे कि कंपनी डिविडेंड दे सकती है, तो भी नहीं, क्योंकि कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है नहीं दे सकती। Circumstances लीडिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज है जहां पे हो सकता है कि डिविडेंड कैपिटल में से बांट दी जाए? इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज पेमेंट ऑफ डिविडेंड में अमाउंट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल इफ डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स्ड एसेट, if a deficiency of capital exists and dividend is paid without making good, ये तो ऊपर लिखा था ना, ये अलाउड है, ये अलाउड है। अगर कैपिटल प्रॉफिट है और कैश में अवेलेबल है तो डिविडेंड दे सकते हो, ठीक है। अगर आपका कैपिटल जो है वो निगेटिव चला गया, मतलब थोड़ा सा माइनस हो गया, और इस साल में आपको प्रॉफिट हो गया है, तो उस प्रॉफिट से पहले कैपिटल को एडजस्ट मत करो, आप डिविडेंड बांट सकते हो। ये मैंने बताया था, वही लिखा ना, इफ अ डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एग्जिस्ट डिविडेंड इज पेड विदाउट मेकिंग गुड सच डेफिशिएंसी। इफ प्रॉफिट इज इन्फ्लेटेड इन द फॉलोइंग वेज एंड डिविडेंड इज पेड फ्रॉम सच इन्फ्लेटेड प्रॉफिट बाय चार्जिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल, आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहां डाल दिया है? कैपिटल में। बाय मेकिंग लोअर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड नोज द लॉसेज ऑफ लायबिलिटीज, मतलब कब कब ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पे डिविडेंड जो है कैपिटल में से दे सकते हैं। तो पहला तो कब कैपिटल में से देवा जाता है डिविडेंड? फिक्स्ड एसेट को बेचे, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल प्रॉफिट आ गया, ये वाला कंडीशन में आ गया। उसके बाद अगर आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल में दिखा दिया, मतलब आपने पीएल में वो खर्चा नहीं डाला, तो आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा तो आप डिविडेंड ज्यादा दे डाले होंगे। बाय मेकिंग लोअर, आपने प्रोविजन कम बनाया डेप्रिसिएशन का, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। ओवर वैल्यूइंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, आपने ओवर वैल्यू करके रखा इन्वेस्टमेंट या क्लोजिंग स्टॉक को। एक्सक्लूडिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम अकाउंट, अपने अकाउंट से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही जैसा ही है। बाय शोइंग इनकम ऑफ द नेक्स्ट पीरियड और फिक्टिशियस इनकम इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आपने कोई ऐसी इनकम दिखा दी जो इस पीरियड को बिलोंग नहीं करती है, या फिर कोई फिक्टिशियस इनकम दिखा दी है, तो उसके कारण प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा, तो आप अपने कैपिटल में से डिविडेंड दे दोगे। तो ऑडिटर को ये सारी चीजें चेक करनी है, नहीं दे सकते हैं। ऊपर की दो चीजों से दे सकते हैं लेकिन नीचे से नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि क्या डिविडेंड दिया जा सकता है कैपिटल से? तो आंसर है नो। कॉन्सिक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, आप अगर डिविडेंड बांट देते हो कैपिटल में से तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? पहला, सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी, द डायरेक्टर्स हु डेलिबरेटली पे डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल shall jointly and severally liable to refund to the company the amount of dividend along with 5% interest। जितना डिविडेंड कैपिटल में से बढ़ गया उतनी पोर्शन को डायरेक्टर लोगों को वापस करना पड़ेगा 5% ब्याज के साथ। क्रिमिनल लायबिलिटी, इट विल बी द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इफ दे गेट इनकरेक्ट एंड अनट्रू अकाउंट प्रिपेयर्ड। इनके ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी भी आ जाएगी। हाँ, सिविल लायबिलिटी मतलब उनको पैसा वापस देना पड़ेगा, क्रिमिनल लायबिलिटी मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाएगी, क्रिमिनल लायबिलिटी में पेनाल्टी लगती है, ठीक है, और उनको इंप्रिजनमेंट वगैरह भी हो सकता है, तो वो अब पढ़ना नहीं है अपने को। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ कैपिटल वाला, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा।
एक छोटा सा चैप्टर बचा है आप मेरे तरफ से इन्वेस्टिगेशन, तो आप लोग आज शाम को आओगे तो बताओ, मैं करवा दूंगा। या फिर शाम को आप लोग अपना जो तैयारी करने करो, कल मॉर्निंग में कर लेते हैं, क्या दिक्कत है।